that is related to also parametric test in research method for manager, which is designed for MBA second semester student, राइट। पैरामीट्रिक टेस्ट जो है, जो मैंने आपको बताया, जो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पैरामीटर पे बेस्ड होता है, और पैरामेट्रिक पॉपुलेशन पैरामीटर जो होता है, इट मींस there is a some value by which you can design your research objective on the basis of that parameter। आप जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसको आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये पॉपुलेशन पैरामीटर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा अगर आपके पैरामीट्रिक टेस्ट में आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव में फाइंड आउट कर रहे हो तो वो पैरामीट्रिक में आएगा। साथ में मैंने आपको बताया था कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस भी देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था नॉर्मल, पॉइजन, बायनॉर्मल, इस तरीके का कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है भी या नहीं है। टुडे आई एम गोइंग टू explain you about the JET test only, right? Now just come to a JET test. First, I'm going to tell you about the definition of the JET test. It is one of the hypothesis testing procedure which is based on a JET statistics, right? Which assume that the probability distribution of the events under investigation follows the standard normal curve। इसमें जो पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फॉलो करता है। और फाइंड आउट क्या करते हैं, जेड स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हियर द फॉर्मूला फॉर अ जेड टेस्ट इज x bar minus mu divided by a sigma x bar, right? Where sigma x is known as a standard deviation. It is further calculated on the basis of a sigma divided by under root n, right? Sigma x bar का मतलब क्या हुआ, this is the mean of the sample, and minus mu is hypothesized mean, जो आप पॉपुलेशन मीन के लिए अज्यूम करके चलते हो। इट मीन्स द जेट टेस्ट इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ मीन। पैरामीटर आप एक मान के चल रहे हैं, जो पैरामीटर क्या है, मीन है, और साथ में आपको क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। that's why it comes under the topic of the parametric test, right? Now the next one is to about the जेट टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, and what the terminologies, keywords which is using for a jet test. It is not only used in a jet test, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, null hypothesis versus alternative hypothesis, you have to design one of the null hypothesis for a calculating jet test, और आपको उसमें देखना पड़ेगा कि whether your जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेदर इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल और इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जेड टेस्ट है वो बेसिकली स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, तो आपको जेड स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइप, राइट? Now the next one is what? How to calculate the Z statistics. Here, this is already given to you that Z statistics is equals to x bar minus mu divided by sigma x bar, and sigma x bar is defined here as a sigma divided by under root n, where x bar is calculated mean, और आप ये कह सकते हैं that is a sample mean, mu है आपका अज्यूम्ड मीन, एक्सपेक्टेड मीन, हाइपोथाइज्ड मीन, जो कि पॉपुलेशन मीन के लिए आप डिजाइन करते हैं, एंड सिग्मा एक्स बार क्या होता है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल मीन। बट सैंपल मीन आप कैसे है, समटाइम द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन, समटाइम इट इज नॉट गिवन टू यू, राइट? उस समय आप पॉपुलाइज्ड मीन को भी स्टैंडर्ड डेविएशन उसका भी ले सकते हैं, divided by total sample size, right? Now
how to do the jet test, or you can say how to construct or frame out the null hypothesis for the jet test. Here there is a one of the example. मैं आपको जो भी ये jet test बता रही हूँ with various example. First you have to just knowledge about how to frame out the null hypothesis for a jet test. And after that आपको जो है jet test के applications बता जाएंगे. Here there is a one of the example, like consider a car model that currently is able to convert 8 to cover 8.5 kilometer per liter of a gasoline. Right. A product research group has developed a new carburetor designed to increase the kilometer per liter performance. This group will look for evidence that will enable them to conclude that new design increase the mean mu number of kilometer per liter, develop the null hypothesis and alternative hypothesis for this test. आपको सिर्फ नल हाइपोथेसिस बनाना है और आपको क्या बनाना, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. First, just go the first statement which is given in this example, that is a car model that currently is able. अभी कितना able है, 8.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ गैसोलीन, राइट. अब जो आप एक नया कार्बोरेटर डिजाइन कर रहे हो उसमें आप क्या चाह रहे हो, इंक्रीज द मीन ऑफ न्यू नंबर ऑफ किलोमीटर. Right. Now, what is the null hypothesis? Null hypothesis is a Hg0 mu less than is equals to 8.5, and the alternate hypothesis is Ha mu greater than 8.5. क्योंकि आप इंक्रीज करना चाह रहे हो परफॉर्मेंस, मतलब 8.5 किलोमीटर से आप ज्यादा जानना चाहते हो, तो वो आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई. एंड व्हाट यू आर लाइक नल हाइपोथेसिस, वो 8.5 किलोमीटर पर लीटर लेस देन दैट, राइट. इट इज अ केस ऑफ, यू कैन से कि ये आपका जो केस है वो है वन टेल टेस्ट का. आप इसमें फिर क्या करेंगे, वन टेल टेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे H0 म्यू जो है लेस देन इक्वल्स टू 8.5 है. इट्स नॉट इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ इक्वल साइन होता है वहां पे आपका क्या जाता है, जो नल हाइपोथेसिस इक्वल जाता है. जहां पे इस तरीके का केस होता है वहां पे आपका वन टेल जाता है, लेफ्ट और अ राइट टेल, राइट. अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको हाइपोथेसिस डिजाइन करने को कहा गया है. एंड आफ्टर दैट सेकंड वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज here the label on a 3/4 containers of orange juice claims that the orange juice contains on average 1 gram of a fat or less. 1 ग्राम आपका फैट या तो बढ़ाता है या लेस करता है ऑन एन एवरेज, राइट. अब कंस्ट्रक्ट द एप्रोप्रिएट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस. देन द म्यू जीरो, म्यू जो आपका होगा H0 म्यू वो होगा लेस देन इज इक्वल्स टू 1, एंड HA इज म्यू ग्रेटर देन 1. H0 mean the mean amount of fat in orange juice in a 3/4 container is less than or equal to 1 gram, right. And alternative theory, it is a greater than 1 gram, right. Now it is only how to make null and alternative hypothesis if the data is given to you or the problem is given to you, right. Now, how to do the jet test? First, you have to just define the probability of whether it is a type 1 error or a type 2 error. But here in a jet test, we are only giving what a type 1 error, the probability of rejecting the null hypothesis when in fact it is true. मैंने आपको पहले भी बताया है कि टाइप 1 एरर क्या होता है, जिसमें हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, इवन ये सही होता है फिर भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, राइट. विच इज डिनोटेड बाय टाइप 1 एरर इज डिनोटेड बाय अल्फा, राइट. कॉमन वैल्यूज ऑफ अल्फा आर 0.05 एंड फॉर अ 2 टेस्ट इट इज 0.025. मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरा आपको कहा जा रहा है 5% ही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक जगह आपको 0.05 जो दिखाया जा रहा है वन टेल्ड के लिए दिखाया जा रहा है, एंड 0.2
025 जो दिखाया जा रहा है वो आपको दिखाया जा रहा है 2 टेल टेस्ट के लिए, जब आपका रिजेक्टेड रीजन बोथ ऑफ दी बेल शेप्ड एरिया आता है तो वो आपका 0.025 एप्लीकेबल होता है। और वो किस सिचुएशन में होता है मैंने अभी आपको बताया, जब H0 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू द मीन, जो भी आपको मीन दिया जा रहा है, और डज नॉट इक्वल्स टू अल्टरनेटिव मीन, देन वी हैव टू जस्ट कंसीडर द टू टेल टेस्ट। और वन टेल में क्या है, H0 म्यू ग्रेटर देन और लेसर देन, अगर ऐसा केस है तो अल्टरनेटिव भी उसी के अकॉर्डिंग वाइसे वर्सा होगा, तो ये आपका वन टेल टेस्ट में लगेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, for which kind of statistics we are going to conduct the JEST test। सबसे पहले हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे with the help of a formula। If the large sample is given to you and sigma is also known, standard deviation पता है और large sample है and n is greater than or equals to 30, जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा है तो आप लार्जर सैंपल के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे व्हेन सिग्मा इज नोन, तो z इज इक्वल टू होगा x बार माइनस म्यू जीरो, और यू कैन से म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा x बार, where sigma x bar is equals to sigma divided by under root n, right। लेकिन अगर ये स्मॉल सैंपल है और साथ में आपको स्टैंडर्ड एविएशन इज अननोन, पता नहीं है आपको स्टैंडर्ड एविएशन के बारे में, और साथ में ही आपका जो सैंपल साइज है लेस देन 30, then that time you are not going to adopt the formula of a jet test, that time you have to just use that a t test, राइट। जब आपका सैंपल साइज 30 से कम होता है तो उस समय आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो बजाय कि जेट टेस्ट की, एंड द फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सिमिलर बट ओनली द डिग्री ऑफ फ्रीडम यूजिंग हियर इज द समथिंग डिफरेंट, राइट। द फॉर्मूला इज सेम, दैट टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस एक्स बार, एस इज व्हाट हियर द सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, राइट। नाउ what is view here, n-1 degree of freedom, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है। So the test statistics is defined here as a one of the statistics whose value is calculated from a sample measurement and on which the statistical decision will be based। सारा का सारा आपका statistical decision इसी test statistics पे based होता है, because if the calculated value is greater than the test statistic, in that situation null hypothesis rejected or accepted, ये सारा आपका उसी calculation पे based होता है, right। Now compute the critical reason, आप critical reason decide करोगे for a one टेल, ऑलरेडी मैंने आपको बताया फॉर अ वन टेल हाइपोथेसिस जेट टेस्ट के लिए जो H0 म्यू है वो है ग्रेटर देन टू म्यू जीरो, राइट। हाइपोथाइज मीन से जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो तो या तो ग्रेटर देन है या बराबर है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है HA म्यू दैट इज लेस देन टू म्यू जीरो। व्हाट इज रिजेक्शन रूल एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, अगर हम अल्फा की बात करेंगे तो रिजेक्ट H0 नल हाइपोथेसिस आप तब रिजेक्ट कर देंगे इफ Z स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन टू Z अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वैल्यू आ रही है आपकी, जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आ रहा है और एक कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू से कम है तो आप H0 रिजेक्ट कर देंगे, राइट। इन अनदर सिचुएशन अगर आपका H0 म्यू लेस देन टू म्यू जीरो एंड H अल्टरनेटिव म्यू इज ग्रेटर देन टू म्यू जीरो, रिजेक्शन रूल क्या है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, reject H0 if Z is greater than to Z alpha। Z alpha का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो Z वैल्यू आ रही है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मतलब जो आपकी टेबुलर वैल्यू आ रही है उससे Z की कैलकुलेटेड वैल्यू अधिक आ रही है तो H0 रिजेक्ट हो जाएगा, फाइन। ये आपका लाइक रूल्स है। नाउ कम टू अ टू टेल के लिए क्या रूल है,
मैंने आपको पहले भी बताया कि टू टेस्ट में H0 म्यू जो है वो म्यू जीरो के बराबर नल हाइपोथेसिस इस तरीके से फ्रेम आउट किया जाता है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डज नॉट इक्वल्स टू म्यू जीरो। Then what is the rejection rule at the level of significance of alpha? Reject H0 if Z is less than or minus Z alpha 2 and Z is greater than 2 Z alpha by 2। क्योंकि आप दोनों साइड रिजेक्शन रीजन ले रहे हो, तो हाफ पोर्शन डिफाइंड हियर इन अ नेगेटिव way and half portion is defined as a positive way. That's why here the Z is less than 2 minus Z alpha by 2 and Z is greater than 2 Z alpha by 2। इस केस में आप H0 को रिजेक्ट करते हैं, right? Now here there is a one of the example. One of the real estate company advertised that the mean selling time of a residential home is a 40 days or less after it is listed in their company, right? एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, जो एडवर्टाइज कर रही है दैट द मीन सेलिंग टाइम, जो आपका सेलिंग टाइम है ऑफ अ रेजिडेंशियल होम का वो 40 दिन है, 40 दिन या उससे कम है। It is listed in their company. A sample of a 50 recently sold homes shows a sample mean selling time is a 45 days and a standard deviation of a 20 days. Here the standard deviation is known to you and the sample size for it is what a 50, मतलब 30 से ज्यादा है तो आपको कौन सा लेना चाहिए, जेड टेस्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है यूजिंग 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द कंपनी क्लेम? शुरू में ही आपको दे दिया गया है कि जो एडवर्टाइज किया जा रहा था उसकी मीन सेलिंग टाइम क्या थी, 40 डेज और लेस देन। इट मींस हाइपोथेसिस ऑफ नल हाइपोथेसिस इज डिफाइंड हियर H0 mu less than equals to 40 and HA mu is greater than 40. It is a case of the one-tailed test, right? अब one-tailed test करना है आपको। How you are going to define it? The population standard deviation sigma is not known, but we shall replace it with the sample standard deviation which is given to you as is 20। आपको standard deviation जो है population का नहीं पता, but आपको sample का पता है कि वो 20 है और उस केस में आप sample standard deviation को replace कर सकते हैं in a place of a population standard deviation and the sample size is a large with a n is equals to 50। So here we are using Z statistics, not T test, right? This is one tail test, जैसा मैंने आपको बताया, because the case is the H0 mu is less than or equals to 40, right? At a level of significance 2, the critical value is what? 2.05. That is a critical value which on which value we are going to accept 2.05 वाला जो एरिया वो एक्सेप्ट कर रहा है और इतना पार्ट आपका नेगेटिव जा रहा है जिसको ग्रे कलर से दिखाया जा रहा है, राइट? ये एक्सेप्टेंस रीजन है और इतने पार्ट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। फाइन, नाउ जस्ट कंप्यूट फर्स्ट। जो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस x बार, और आपको 45 इज अ गिवन मी माइनस 40, राइट, डिवाइडेड बाय x बार क्या हुआ 45, जो आपको कैलकुलेट जिसके बेसिस पे करना था सैंपल मीन, और जो पॉपुलेशन मीन थी दैट इज 40 हाइपोथेसिस मीन, डिवाइडेड बाय एस एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन and 20 divided by under root n. The value for this is 1.77. That the Z computed value is less than to critical reason value and that is 2.05. We don't reject the null hypothesis. हमारा जो Z वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 2.05 से लेस देन आ रहा है, देन द सैम्पलिंग टाइम ऑफ नल हाइपोथेसिस हमने क्या बनाया था कि H0 हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड नल हाइपोथेसिस इज व्हाट H0 लेस देन इक्वल्स टू योर mu mean, right? A sample select time for 45 days is not significantly greater than the population mean of the 40 days at the level of a 2% confidence.
ठीक है. Now the second one example, and this is a height of an adult in a certain town is found to have a mean of 166.17 centimeter with a standard deviation of a 5.89. A random sample of a 144 adults in the slum sections of the town is discovered to have a mean height of a 164.65 centimeter. Does this height indicates the residents of the slum area are significantly shorter in a height at a 0.5% level of significance? Right. Now here the H0 mu is greater than is equals to 166.17 जो कि आपको population mean बताया जा रहा with a population standard deviation, and HA mu is less than to 166.17 centimeter. Right. Now, the population standard deviation जो already आपको दिया गया है, that is a sigma is a 5.89 centimeter, but the sample size is a large at n is 144. तो यहाँ पे जो आपको sample size दिया जा रहा है वो 30 से बहुत ज्यादा है, तो हम Z statistics यूज करेंगे. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जा रहा है. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो एरिया ऑफ रिजेक्शन है वो आपका है 1.65. right? We shall reject H0 if Z is less than to minus 1.65. अगर Z वैल्यू है वो आपकी 1.65 से कम आ रही है तो आप उस केस में H0 को रिजेक्ट कर सकते हैं. नाउ जस्ट कैलकुलेट फॉर द वैल्यू ऑफ दैट. कंप्यूट किया हमने, x बार की वैल्यू क्या है 164 सैंपल साइज का आपका मीन है माइनस 166.17, ये आपका पॉपुलेशन मीन है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स बार. हियर द सिग्मा इज गिवन टू यू 5.89 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 114. राइट. तो आपने जो कैलकुलेशन वैल्यू थी वो कितनी आई आपकी 3.93. राइट. सिंस जेड इज minus 3.93 is less than to minus 1.65. In that case, we reject the null hypothesis. It means the height of the adult in the slum section of the town is significantly lower than the 166.17 centimeter, which is given as a population mean. Right? Population mean आपका क्या था 166 और sample mean आपका क्या दिया गया था 164.65. Right? This is what the answer of your question. Right? Now, the next part in this is जो आपको दिया जा रहा है, that's all about your sample problem. Now, thank you for watching my video.